को इस चर्चा में शामिल करना चाहेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। भारत और जापान के रिश्तों पर आज हम बातचीत कर रहे हैं। जापान की ज्योग्राफिकल लोकेशन के बारे में हम बात करेंगे, वो क्यों इम्पोर्टेंट है। साथ ही हम बात करेंगे कि अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें और पीछे चले जाएं, तो भारत और जापान के रिश्तों की शुरुआत कहाँ से हुई। संस्कृति की इसमें बात आती है, इसमें बुद्धिज्म की बात आती है, इसमें अध्यात्म की बात आती है। रंजीत जी, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। नमस्कार। तो रंजीत जी, कहाँ से शुरुआत करें? जब हम भारत और जापान के रिश्तों की बात करते हैं, तो इतिहास में अगर हम चले जाएं, तो ये दोनों देशों के बीच जो ये रिश्ता बना, इसकी इन संबंधों की शुरुआत कहाँ से? देखिए, भारत और जापान के बीच जो रिश्ते रहे हैं, हमेशा से मधुर रहे हैं। इसका बड़ा प्राचीन जी। इतिहास है। इतिहास बहुत पुराना है भारत और जापान के रिश्तों का। और इसे हम कह सकते हैं कि 8वीं सदी से रिश्ते बनने शुरू हुए, जब भारत से एक तमिल बौद्ध यात्री बोधिसेन ने जापान का दौरा किया। उन्हें जापान के सम्राट ने आमंत्रित किया। बोधिसेन जब चीन गए थे और चीन से जापान गए, जी। तो बोधिसेन के जापान जाने के बाद जापान में बौद्ध धर्म का प्रचलन हुआ। बौद्ध धर्म काफ़ी लोकप्रिय होने लगा। वहाँ के राजाओं ने बौद्ध धर्म को अपनाया और आज पूरे जापान में चप्पे चप्पे पर हम बौद्ध धर्म की निशानी देख सकते हैं। बौद्ध मूर्तियों को, बौद्ध मंदिरों को देख सकते हैं। तो जापान पर भारत का बहुत बड़ा सांस्कृतिक प्रभाव रहा है। और जापान इसी वजह से जापानियों के बीच भारत के प्रति एक विशेष स्नेह का और विशेष आदर का भाव हम देख सकते हैं। वही स्नेह और आदर का भाव जापानियों के बीच आज भी चला आ रहा है। देखिए, 1945 की बाद जब जापान परमाणु बम की विभीषिका से उबरने लगा, जी। जब अपने पाँव पर खड़ा हुआ, तो जापान ने 1958 में सबसे पहले भारत को आर्थिक मदद देनी शुरू की। उस समय जापान जी। विदेशी प्रवासी ओवरसीज डेवलपमेंट असिस्टेंस का कार्यक्रम शुरू किया और उसके जी, तहत भारत को बिल्कुल। आर्थिक मदद प्रदान करनी शुरू की। लेकिन तब येन शीत लोन युद्ध का दिया गया। माहौल जी। विकसित होने लगा। जो समीकरण थे तब शीत युद्ध के, उसमें जापान अमेरिकी खेमे में था और भारत को सोवियत संघ का साथी देश माना जाता था। तो रिश्ते सामरिक और राजनयिक तौर पर नहीं गहरा सके। लेकिन भारत और जापान के बीच जो रिश्ते बनने शुरू हुए, वह सन 2000 से बनने शुरू हुए, जब जापान ने भारत की अहमियत पहचानी और भारत के साथ सामरिक और आर्थिक साझेदारी को गहरा करने का फैसला किया। और इसी के तहत एक जी। सामरिक साझेदारी का समझौता किया गया और भारत को जापान से कई और तरह की मदद मिलने लगी। देखिए, जो जापान का ओवरसीज डेवलपमेंट असिस्टेंस प्रोग्राम है, उसके तहत भारत सबसे बड़ा जापान से मदद लेने वाला देश बन चुका है। जापान ने भारत को जी। अब तक 30 अरब डॉलर से अधिक की मदद प्रदान की है। जापान ने भारत को अपने पाँवों पर खड़ा होने में काफ़ी सहयोग दिया है। भारत के ढांचागत क्षेत्र में काफ़ी विकास किया है। भारत की जो मेट्रो रेल, जो आप दिल्ली सहित विभिन्न जी। शहरों में देख रहे हैं, वो जापान की वजह से ही खड़ा हुआ है। जापान की आर्थिक मदद से, जी। जापान की तकनीकी मदद से मेट्रो रेल का संचालन हम पूरे देश में देख सकते हैं। और इसके जी। अलावा जापान और भारत के बीच जो बुलेट ट्रेन का जो सपना देखा जाने लगा है, वो जापान की वजह से अहमदाबाद और मुंबई के बीच जो रेल लाइन बिछने वाली है, जिस पर बुलेट ट्रेन चलेगी, 508 इस तरह किलोमीटर की की। तो इस तरह की जो आधुनिक रेल तकनीक है, वो जापान से भारत को मिलने लगी है। और न केवल यही, बल्कि भारत के जो दूसरे ढांचागत क्षेत्र हैं, जैसे मुंबई दिल्ली फ्रेट नेटवर्क, रेलवे नेटवर्क बनाने का जो बीड़ा जापान ने भारत को सहयोग देने का उठाया था, उसके तहत मुंबई और दिल्ली को एक विशेष रेल लाइन से जोड़ा गया है, जहां व्यापारिक आदान प्रदान रेलगाड़ियों के जरिए व्यापारिक जो गतिविधियां हैं, उसको काफी तेजी दी जा सकेगी। तो इस तरह के ढांचागत विकास में सहयोग देकर के जापान ने भारत को काफी बड़ा योगदान दिया है। जी, जापान और भारत का रिश्ता समय के साथ मजबूत हुआ है। जिस तरह आपने शुरुआत की राजा शोमो के कहने पर, बोधिसेना जब उन्होंने बुद्धिज्म के लिए पहुंचे थे जब जापान में, और वहां से इन रिश्तों की शुरुआत हुई। और उसके बाद जिस तरह का 1958 में आपने बताया कि येन लोन दिया गया भारत को, और किस तरह से भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो है उनमें जापान का बड़ा योगदान रहा। हाई स्पीड रेल की बात करें हम अहमदाबाद मुंबई रूट पर, या मेट्रो रेल की बात करें, या और ढांचागत सुविधाओं की बात करें। साथ ही रंजीत जी, अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें, तो वहाँ भी कहा जाता है कि जब वहाँ की डेवलपमेंट की बात आई, तो जापान को ही चुना गया। रंजीत जी।
देखिए, भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी जापान के लिए काफ़ी अहमियत रखती है और इस एक्ट ईस्ट जी, पॉलिसी को अगर गहराई प्रदान करने की बात सोची जाए, तो भारत के जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं, जो दक्षिण पूर्व एशियाई देशों से जुड़े हुए हैं, दक्षिण पूर्व एशियाई एशियाई देश में सबसे नज़दीक जो है भारत का जो सीमांत प्रदेश है म्यांमार, तो जी, म्यांमार से होकर के भारत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के बीच जो रिश्ते अगर जो मजबूत करने हैं, तो भारत के उत्तर जी, पूर्वी राज्यों को काफ़ी आर्थिक तौर पर काफ़ी सशक्त बनाना पड़ेगा और इसके लिए ज़रूरी है कि एक विशेष योजना पर काम किया जाए जिसमें जापान जी, ने सहयोग देना शुरू किया है। इसके लिए भारत और जापान के बीच एक एक्ट ईस्ट फोरम का गठन किया गया है और इसके तहत जो जी, दक्षिण जो पूर्वी उत्तर पूर्वी राज्य हैं भारत के, जो उनके प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है। भारत सरकार के प्रतिनिधि शामिल हैं, जापान सरकार के प्रतिनिधि शामिल हैं। तो ये सभी मिलकर के उत्तर पूर्वी राज्यों के विकास की नई महत्वाकांक्षी योजना पर काम कर रहे हैं ताकि दक्षिण पूर्व एशिया को भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों से जोड़ा जा सके। इसकी बदौलत उत्तर पूर्वी राज्यों में हम रोजगार के नए अवसर पैदा कर सकते हैं, वहाँ के आर्थिक गतिविधियों को तेजी प्रदान कर सकते हैं, आर्थिक विकास में अहम योगदान कर सकते हैं। तो उत्तर पूर्वी राज्यों का विकास भारत के समग्र विकास में एक बड़ा योगदान दे सकता है। तो इस तरह जापान ने यह जो पहल की है उत्तर पूर्वी राज्यों के विकास करने के लिए, वो भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जी। अगर रंजीत जी हम तकनीक की बात करें या और सेक्टर्स की बात करें तो कौन-कौन सी बातें ऐसी हैं जो भारत को अ, और जापान को करीब लाती हैं? देखिए, जहाँ तक तकनीक का सवाल है, जापान एक काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी वाला देश है और जब भारत को जापान जी, की उन्नत तकनीक चाहिए, न केवल रक्षा क्षेत्र में बल्कि परमाणु क्षेत्र में भी भारत को जापान की तकनीकी मदद की ज़रूरत है। भारत के जो परमाणु बिजली घर बन रहे हैं, उसमें जापान के परमाणु संयंत्र के जो उपकरण होते हैं, वह काफ़ी मददगार साबित होंगे भारत के परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में। इसी तरह जी, रक्षा तकनीक का जहाँ तक सवाल है, जापान में उन्नत काफ़ी एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजी का विकास हो चुका है, जो भारत के जी। आर्थिक तौर पर भारत को आत्मनिर्भर बनाने में काफ़ी योगदान कर सकता है। तो इस तरह भारत को जापान की तकनीकी मदद की काफ़ी ज़रूरत है और जापान खुले मन से इन दोनों क्षेत्रों में भारत की मदद करने को तैयार है। जी। अ, अगर हम जापान के प्रधानमंत्री की बात करें जब वो भारत आए, तो साइबर सिक्योरिटी पर बात हुई, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट पर बात हुई और सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट पे बात हुई। साइबर सिक्योरिटी या टेक्नोलॉजी का ऐसा क्षेत्र है जहाँ दोनों देशों को एक-दूसरे की ज़रूरत पड़ती है या साथ आने की ज़रूरत है। ऐसी हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हम भारत को एक उन्नत देश माना जाता है या साइबर सिक्योरिटी की बात आती है, तो अगर हम तकनीक के अलग-अलग पहलुओं को देखें, तो कहाँ जापान को भारत की ज़रूरत दिखाई पड़ती है? देखिए, भारत और जापान के बीच तकनीकी और वैज्ञानिक सहयोग काफ़ी गहरा चुका है। भारत जी, भारतीय उद्योग को जापान की तकनीक की ज़रूरत है और जापान भारत में निवेश करके अपनी तकनीक भारत ला रहा है। तो इससे भारत के आर्थिक विकास को काफ़ी गति मिलेगी। भारत को जापानी तकनीक की ज़रूरत है और जापान को भारतीय जो प्रशिक्षित मानव संसाधन है, उसकी ज़रूरत है। तो इस तरह भारत और जापान के बीच आपसी सहयोग दोनों के लिए लाभकारी साबित होगा। अब अगर हम बात करें ट्रेड की, तो आपने बताया कि एक बड़े अमाउंट में दोनों देशों के बीच में ट्रेड होता है। जापान का एक बड़ा इन्वेस्टमेंट है भारत में, कई सेक्टर्स में है, ये ऑटोमोबाइल, टेलीकम्युनिकेशन, फार्मा और करीब बहुत बड़ी संख्या में जापानीज़ कंपनीज़ जो हैं वो भारत में काम करती हैं और इस अगर हम ट्रेड पार्टनरशिप को देखें तो ये किस दिशा में जाती हुई दिखती है? और कौन-कौन से सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ जापान का भारत में इन्वेस्टमेंट है? देखिए, यदि हम द्विपक्षीय व्यापारिक संबंधों की बात करें, तो भारत और जी, जापान के बीच जो रिश्तों का स्तर विकसित हो चुका है, उसके अनुरूप व्यापारिक रिश्ते गहरे नहीं हो पाए हैं। भारत और जापान के बीच जो सालाना व्यापार होता है, वो करीब 20-21 अरब डॉलर के बराबर ही होता है, जिसमें 12-13 अरब डॉलर का जापान से निर्यात भारत को होता है और 6-7 अरब डॉलर भारत से जापान को निर्यात होता है। तो ये जो आपसी व्यापारिक रिश्तों का जो स्तर है, वह आपसी क्षमताओं के अनुरूप नहीं है। जो दोनों देशों के बीच जो राजनयिक स्तर का जिस तरह से संबंध विकसित हो चुके हैं, उसके अनुरूप रिश्तों को व्यापारिक रिश्तों को और गहराई देने के लिए ज़रूरत है।
जिससे जापान की जो निवेश है भारत में उसको आकर्षित करने के लिए विशेष कदम उठाए जाने की ज़रूरत है। देखिए, यदि हम चीन से तुलना करें भारत के व्यापार की, तो चीन और जापान के बीच 200 अरब डॉलर से ज़्यादा का व्यापार होता है। द्विपक्षीय व्यापार उनके बीच इतनी गहराई ले चुका है, हालाँकि दोनों के बीच राजनयिक और राजनीतिक संबंध उतने गहरे नहीं है, उनमें कटुता पैदा हो गई है, लेकिन आर्थिक रिश्ते काफ़ी गहरे होते जा रहे हैं। तो इसी तरह भारत यह उम्मीद करता है कि भारत और जापान के बीच भी आर्थिक रिश्ते गहराई ले एक दूसरे की क्षमताओं का दोहन करें और आपसी आर्थिक रिश्तों को और मजबूती प्रदान करें। जी, देखिए, तो एक कई और पहलुओं पर अहम बात आप यह है कि जी, जी, जापान और जी, चीन के बीच जिस तरह से रिश्तों पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है, उसके मद्देनज़र जापान की जो कंपनियां हैं वो वहां से बाहर निकलना चाहती हैं और भारत में जी। रिलोकेट करना चाहती हैं। तो भारत को इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए और जापान के साथ उच्च स्तर पर व्यापारिक और राजनयिक बातचीत के जरिए भारत में उन्हें समुचित सुविधाएं प्रदान करने का मौका प्रदान करना चाहिए, ताकि जापान के निवेशक भारत आकर के भारत से लाभ उठा सकें, भारत में निवेश करें और भारत के बड़े बाजार से भी लाभ उठा सकें। जी, दुनिया भर में बहुत सारे देश हैं जहाँ की कंपनीज़ जो हैं, वो चीन से उठकर और विकल्प तलाश रही हैं, तो भारत को उस विकल्प को बनने के लिए तैयार रहना होगा। वो सारी जो भी सुविधाएँ हैं और वो अगर अल्टरनेटिव बनना है, तो उसके लिए सारी तैयारियाँ करनी होंगी। अगर हम चाइना का आपने ज़िक्र किया, चाइना की अगर बात आती है तो चैलेंज के तौर पर वो भारत के लिए भी एक चुनौती है और जापान के लिए भी चुनौती है। तो अब दोनों देश अगर साथ आते हैं, तो एक तरह से उनके साथ आते हैं, अब क्वाड का भी दोनों देश हिस्सा हैं। तो दोनों देशों का साथ आना क्यों ज़रूरी है और स्ट्रैटेजिक अगर हम पार्टनरशिप की बात करते हैं या हम सिक्योरिटी और डिफेंस पार्टनरशिप की बात करते हैं, तो दोनों देशों का साथ आना क्यों ज़रूरी है और किस तरह से जिस तरह इंडो पैसिफिक रीजन की बात होती है, चाइना का बढ़ता प्रभुत्व उस क्षेत्र में, उस रीजन में साउथ चाइना सी की बात आती है, तो किस तरह से दोनों देश साथ आएँ और जो चाइना से एक जो चैलेंज मिल रहा है, उसको फेस करने में दोनों का एक तरह से करीब आना क्यों ज़रूरी है? देखिए, भारत और जापान के बीच जो सामरिक रिश्ते गहरे हो रहे हैं, जिस तरह से ये जी, गहराई ले रहे हैं, उसके पीछे एक बड़ा फैक्टर चाइना है। चाइना की वजह से भारत और चीन दोनों चिंतित महसूस कर रहे हैं, सामरिक चिंताएं पैदा हो रही हैं। दक्षिण जी, दक्षिण चीन एशिया के दक्षिण चीन सागर के इलाके में चीन जिस तरह से आक्रामक तेवर अपना रहा है, दक्षिण चीन सागर के द्वीपों पर चीन जिस तरह से अपना दावा जता रहा है, उसमें जापान के भी कई द्वीप शामिल हैं। तो जापान के द्वीपों पर चीन जिस तरह से अपना दावा जता करके जापान के साथ तनावपूर्ण रिश्ते विकसित करने लगा है, जापान के लिए जी, चिंताएं पैदा कर रहा है। तो भारत के लिए भी समान चिंताएं हैं। भारत के साथ जो जमीनी सीमांत इलाके हैं, चीन वहां पर तनाव पैदा करके भारत के लिए चिंताएं पैदा कर रहा है और दक्षिण चीन सागर के इलाके को खुला रखने में भी भारत और जापान के समान समान हित हैं। दोनों देश समान तौर पर चाहते हैं कि दक्षिण चीन सागर पर चीन अपना प्रभुत्व नहीं जमा सके। तो इस तरह की जो साझा चिंताएं हैं भारत और जापान की, ये दोनों एक दूसरे को साथ लाने में काफी मददगार साबित हुई हैं और यही वजह है कि भारत और जापान आपसी सामरिक साझेदारी के रिश्तों को और मजबूती देना चाहते हैं और इसी के लिए दोनों देश आर्थिक और रक्षा के क्षेत्र में, कूटनीतिक क्षेत्र में आपसी साझेदारी की भावना से रिश्ते को आगे बढ़ा रहे हैं। और जहां तक क्वाड का सवाल है, देखिए, क्वाड में चार सदस्य देश है, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान, जिसमें भारत और जापान हिंद प्रशांत के एक बहुत मजबूत स्तंभ के तौर पर देखे जा रहे हैं। जो हिंद प्रशांत का इलाका है, जिसमें अमेरिका अपनी भूमिका निभा रहा है शांति और स्थिरता निभाने के लिए, इसको सुनिश्चित करने के लिए, तो उसमें भारत और जापान की अहम भूमिका होगी, दोनों का अहम योगदान होगा। तो भारत और जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका साथ मिलकर के दक्षिण चीन सागर में जिस तरह से शांति और व्यवस्था को सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं, एक साझा रणनीति पर चलना चाहते हैं, उसमें भारत और जापान के जो आपसी रिश्ते हैं वो काफी अहमियत रखते हैं। जी। जापान एक ऐसा देश है जिसके साथ भारत का एक सालाना एक एनुअल समिट का सिस्टम है। साथ ही अगर हम मालाबार एक्सरसाइज की बात करें तो जापान भी उसका एक मेंबर है, जिसमें भारत और जापान भी अमेरिका के साथ साझा जो मालाबार एक्सरसाइज करते हैं। हम सिक्योरिटी और डिफेंस टाइज की बात करें तो भारत के जापान के साथ किस तरह के रिश्ते हैं?
देखिए, 2015 में भारत और जापान ने आपसी सामरिक साझेदारी के रिश्तों का स्तर ऊंचा किया और उसे कहा जी। ग्लोबल स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, यानी वैश्विक विशेष सामरिक साझेदारी। तो यह जो रिश्तों का एक अनोखा स्तर, अनोखा रूप विकसित हुआ है, एक अलग किस्म का रिश्ता भारत और जापान के बीच विकसित हो रहा है। और इसके तहत भारत और जापान की सेनाओं के बीच आदान प्रदान का सिलसिला तेज हुआ है। दोनों देशों की सेनाएं आपस में साझा अभ्यास करने लगी हैं। इंटर ऑपरेबिलिटी के लिए दोनों देश मिलकर के आपसी तालमेल से आपसी रणनीति पर काम कर रहे हैं। देखिए, भारत और जापान की जो नौसेनाएं हैं वो एक दूसरे के साथ साझा अभ्यास करती हैं, एक दूसरे के समुद्री इलाके में अपने अपने युद्धपोत भेजती हैं और इस तरह से दोनों देशों के बीच सामरिक रिश्तों को और गहराई प्रदान करती हैं। देखिए, दक्षिण चीन सागर के इलाके में भारत और जापान की सेनाओं का एक साथ मिलना, तालमेल से साझा अभ्यास करना दक्षिण चीन सागर के इलाके में शांति और स्थिरता बनाए रखने के नजरिए से काफी अहम माना जाता है। तो भारत और जापान आपसी सामरिक चिंताओं के अनुरूप जिस तरह से सेनाओं के बीच सहयोग को बढ़ावा दे रहे हैं, वो दोनों देशों के बीच सामरिक रिश्तों को और मजबूती प्रदान करते हैं। क्वाड के नजरिए से, क्वाड के जो 4 देशों के सदस्य हैं उसके नजरिए से भी भारत और जापान के बीच सामरिक रिश्तों की विशेष अहमियत है। भारत और जापान के बीच जो सामरिक रिश्ते गहराई ले रहे हैं, वो क्वाड की भूमिका को और मजबूती प्रदान करेंगे। जी, आपने क्वाड की बात की तो जिस तरह से हम कहें क्वाड से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं जापान को, और एक तरह से अगर हम चाइना का जो एक हमने फैक्टर की बात की, जो चैलेंज है दोनों के लिए, जापान के लिए भी और भारत के लिए भी, और वहीं हम देखें कि नॉर्थ कोरिया भी है जिसके जहाँ जाती है चीन से टेक्नोलॉजी में होती है, तो एक तरह से वो भी काफी उसकी ज्योग्राफिकली नजदीकी है। जो डिस्टेंस की अगर हम बात करें ज्योग्राफिकल, तो जापान और नॉर्थ कोरिया, तो वहां भी वो उसके लिए एक वो थ्रेट है। तो ऐसे में अगर हम पूरे इस समीकरण को देखें तो क्या उम्मीद लगा रहा है जापान क्वाड से? देखिए, क्वाड की एक बहुत बड़ी भूमिका है उस दक्षिण चीन सागर में को शांति और स्थिरता प्रदान करने में। वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानूनों के अनुरूप सभी देशों को चलना चाहिए। क्वाड यह सुनिश्चित करना चाहता है। चीन जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को नज़रअंदाज करके वहाँ पर अपना प्रभुत्व जमाना चाहता है, तो क्वाड की सबसे बड़ी भूमिका होगी कि चीन को ऐसे कदम उठाने से रोके, उसे हतोत्साहित करे कि इस तरह की कदम न उठाए जिससे दक्षिण चीन सागर के इलाके में शांति और स्थिरता भंग हो। वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानूनों के अनुरूप सभी देशों को चलना चाहिए और क्वाड यह सुनिश्चित कर रहा है। तो क्वाड की एक बड़ी भूमिका होगी। देखिए, दक्षिण चीन सागर में, पूर्वी चीन सागर में जो उत्तर कोरिया जिस तरह से एक दुष्ट राष्ट्र के तौर पर उभर रहा है, जिस तरह से वो आक्रामक रवैया अपना रहा है, जिस तरह से परमाणु और मिसाइलों का परीक्षण करके क्षेत्र के देशों को धमकाने की कोशिश करता है, वह जापान के लिए बड़ी चिंता का विषय है। जापान वो पूरे क्षेत्र में अस्थिरता फैलाना चाहता है जब उत्तर कोरिया इस तरह के कदम उठा करके। तो जापान इससे मुकाबला करने के लिए भारत जैसे देशों का भी साथ लेना चाहता है, अमेरिका भी उसके साथ है। तो उत्तर कोरिया जैसे देश को, किन देशों की हरकतों पर किस तरह काबू पाया जाए, जापान, भारत और अमेरिका इसमें सहयोग कर रहे हैं। जी, तो तमाम पहलुओं पर रंजीत जी हमने चर्चा की। भारत और जापान के रिश्तों में हमने डिफेंस, सिक्योरिटी, स्ट्रेटेजिक टाइज, ट्रेड रिलेशन, कल्चरल टाइज, अगर आप हम इस पूरी चर्चा को कंक्लूड करना चाहें तो भारत आ रहे हैं जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा, और इनकी इस यात्रा से हमें क्या उम्मीद रखनी चाहिए? देखिए, जापान के प्रधानमंत्री के भारत दौरे में कई मसलों पर चर्चा होगी, जिसमें हिंद प्रशांत का क्षेत्र सबसे अहम होगा। हिंद प्रशांत के क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए आपसी सहयोग को किस तरह से और गहराई प्रदान करें, इस मसले पर चर्चा होगी। भारत और जापान के बीच आर्थिक रिश्तों को और कैसे मजबूत किया जाए, इस पर चर्चा होगी। भारत और जापान के बीच जो सप्लाई चेन को जो सुनिश्चित करने की बात है, सप्लाई चेन बनाए रखने की बात है, भारत को किस तरह से चीन के वैकल्पिक देश के रूप में खड़ा किया जाए, भारत को किस तरह से तकनीकी तौर पर समृद्ध किया जाए ताकि न केवल जापान पर क्वाड के अन्य सदस्य देश भी लाभान्वित हों। तो भारत और जापान के बीच इन मसलों पर चर्चा होगी कि किस तरह भारत से
में भारत के साथ तकनीकी सहयोग को और गहरा किया जाए, ताकि भारत चीन के विकल्प के रूप में उभर सके और भारत इस तरह से जापान और अन्य साथी देशों को तकनीकी सप्लाई का एक बड़ा केंद्र बन सके। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया रंजीत जी तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए और भारत और जापान के रिश्ते क्यों ख़ास हैं, इस पर आपने हमें विस्तार से बताया। दोनों देशों के बीच में किस तरह की साझेदारी है, कैसा कोऑपरेशन है, इस पर आपने हमें बताया, जानकारी दी। इसके लिए आपका